एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में 11 और 12 मई दोनों दिन के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक आप ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का जो पीडीएफ है स्टैटिक जीके के साथ, वो आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को जब भी आप डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पे देना मत भूलिए। ध्यान रखिए, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डेली आपके लिए फ्री कंटेंट प्रीमियम क्वालिटी का तो लाता ही है, इतना ही नहीं, जो हमारे बैचेस होते हैं वो भी सबसे कम कॉस्ट में ही होते हैं। तो 5 स्टार रेटिंग तो बनती है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन के लिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था डीपीएसपी से कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। तो दरअसल ये है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बताता है समान नागरिक संहिता के बारे में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के अंदर किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए कानून एक ही रूप से अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 40, ये डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वो पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई करें। आर्टिकल 51 ए ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, और आर्टिकल 48 ए बताता है कि हमें अपने आसपास जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, फॉरेस्ट हैं, नदियां हैं, इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और करंट अफेयर। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा राज्य के कौन से शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का उद्घाटन किया गया। तो इस टावर का उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया। अब ये जो टावर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, अभी इसका पूरे तरीके से इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, मतलब इसकी आधारशिला रखी गई है। इसको अभी बनने में टाइम लगेगा। अब ये जो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर है, ये एक तरीके का मंदिर परिसर होगा। इसमें दो मंदिर बनेंगे, एक तो श्री राधा कृष्णा का मंदिर बनेगा और दूसरा श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनेगा। ये जो पूरा टावर बन के तैयार होगा, इसके लिए 200 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस टावर की जो हाइट होगी ये 400 फीट होगी। 400 फीट का मतलब करीब करीब आप ये मान लो 120 मीटर का ये टावर होगा हाइट का, ठीक है। और ये एक ऐसा परिसर बनाया जाएगा जिसमें हमेशा 1500 श्रद्धालुओं के रुकने की फैसिलिटी भी होगी। तो ये जो पूरा है, इसका आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। हैदराबाद में गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, ऑयल मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारत सरकार को ये रिकमेंडेशन दी है कि कौन से वर्ष से डीजल से चलने वाले जितने भी फोर व्हीलर हैं उनको बंद कर देना चाहिए। तो जो तेल मंत्रालय है, इनका कहना है सरकार को कि 2027 से आप डीजल से चलने वाले जितने भी फोर व्हीलर्स हैं उनको बंद कर दीजिए। उन्हें, जितने भी हमारे डीजल से गाड़ी चलाने वाले ग्राहक हैं, उनको हमें मोल्ड करना है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ या फिर सीएनजी की तरफ। ध्यान रखिए, ऐसा तेल मंत्रालय ने इसलिए किया है कि भारत सरकार 2070 तक टारगेट लेकर चल रही है। किसका? नेट जीरो का, मतलब पूरा ग्रीन कंट्री हमें बनाना है। तो उसके लिए अभी से रिफॉर्मेशन जरूरी है। इसके अलावा तेल मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिए हैं, रिकमेंडेशन दी है कि 2024 से अगले साल से ही डीजल से चलने वाली जितनी भी बसें हैं उनको भी रोक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्राइजेस, जिसका उद्घाटन तेलंगाना के कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है गाइड्स वारंगल में। कहां पर? गाइड्स वारंगल में। अब ये जो इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्राइज सेंटर की स्थापना करी गई है, ठीक है, इसका उद्घाटन तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव के द्वारा किया गया है। इसको बनाने के लिए 5 करोड़ की लागत आई है, और इसमें तेलंगाना के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनको टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एमजे कंट्रोल सिस्टम नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इस कंपनी के साथ मिलकर ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हमारे काम आएंगे और एक्सपोर्ट करने के भी काम आएंगे। तो ध्यान रखिए, ये है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक तरीके से आप ये समझ लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंजॉय कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर इस तरीके के लाइट वेटेड इक्विपमेंट्स बनाएंगे जो कि हमारी मिलिट्री में काम आएंगे। अब ये लाइट वेटेड इक्विपमेंट्स क्या होंगे? देखिए, ये आर्मर्ड व्हीकल की यहाँ पर बात हो रही है। आपको याद होगा पुलवामा अटैक जो हुआ था, वहां पर आपने देखा था किस तरीके से
कॉन्वॉय पर हमला हुआ था। तो आज की डेट में हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, उनको ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए, ऐसे व्हीकल चाहिए कि अगर कोई भी विस्फोटक लगाया जाए तो विस्फोटक का भी आम तौर पर उस पर कोई असर ना होने पाए। तो इस तरीके के ये व्हीकल। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चेयरपर्सन है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है इसरो, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने अभी हाल ही में स्टार्ट नाम का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ पर स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट को बोलते हैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो स्टार्ट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत पूरे भारत भर के इसरो के द्वारा सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, उनको यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा इसरो के साथ। इसरो इन स्टूडेंट्स को एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो रिलेशन है, उसके बीच में जो साइंसेज हैं, इसके अलावा हेलियोफिजिक्स के बारे में, ये सारी नॉलेज इसरो के द्वारा दी जाएगी स्टार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। इसरो की स्थापना विक्रम जी साराभाई के द्वारा करी गई थी और इस टाइम पे इसरो के जो चीफ हैं, ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो की पहली सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्ट, इसको इसरो ने 1975 में लॉन्च किया था। नासा की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? उसका नाम है एक्सप्लोरर 1। क्या बोलते हैं उसे? एक्सप्लोरर 1। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के द्वारा एक सिविल सर्वेंट्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये जो प्रोग्राम है, ये मालदीव्स के ब्यूरोक्रेट और बांग्लादेश के ब्यूरोक्रेट के लिए लॉन्च किया गया है। कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया? तो ये जो प्रोग्राम है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में किया गया। अब देखिए यहाँ पर मेन इसका मुद्दा क्या है। मालदीव्स की गवर्नमेंट और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भारत सरकार के द्वारा कराई जाए। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अंतर्गत भारत के जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो मालदीव्स के ऑफिसर और बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे कि किस तरीके से वो मंत्रालयों को संभाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट एनुअल आईटीएस रैंकिंग 2023, कौन सी कंपनी ने टॉप किया है? मतलब आईटीएस रैंकिंग 2023 में कौन सी आईटी कंपनी रही नंबर 1 पर? इस पे नंबर 1 पे इस बार रही है एक्सेंचर, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे टीसीएस रही है इस बार और थर्ड नंबर पे केप जेमिनी रही है। फोर्थ नंबर पे विप्रो रही है और पांचवें नंबर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी रही है। आप टॉप 3 ध्यान रखोगे उतना ही बहुत होगा। तो नंबर 1 पे एक्सेंचर, नंबर 2 पे टीसीएस और तीसरे नंबर पे केप जेमिनी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है और अब ये अपने कस्टमर्स को, जितने भी बैंक के कस्टमर होंगे, उनको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ही पॉलिसी देंगे। तो ये जो बैंक है, ये है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने कस्टमर्स को इन्हीं का इंश्योरेंस कवर देंगे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना साल 2016 में करी गई थी। नया बैंक है बिल्कुल ये। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? ये पंजाब बेस्ड बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है जलंधर और इसके चेयरपर्सन है एम जी शर्मा। कौन है? एम जी शर्मा। पूरा नाम है मदन गोपाल शर्मा। अभी हाल ही ने भारत पे ग्रुप ने मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम जो है, जिसका नाम है इनके पे बैक, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब भारत पे ग्रुप ने अपना मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसका नाम है पे बैक इंडिया, इसका नाम बदलकर जिलियन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जिलियन से इनका मतलब ये है कि ये लगातार अपना दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि अक्रॉस कैटेगरी जाकर ब्रांड, केवल एक ब्रांड पर ये निर्धारित ना रहे, ये हर एक ब्रांड में जाकर काम करें। मतलब लोग इनका पेमेंट गेटवे यूज़ करें हर एक जगह पर, चाहे वो कोई भी शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का स्टोर हो, या फिर कोई भी राज्य हो, हर एक जगह पर ये चाहते हैं कि इनके कस्टमर्स इनके पेमेंट गेटवे का यूज़ कर पाए, जिसके लिए इन्होंने अब इसका नाम बदलकर जिलियन कर दिया है। ठीक है, और भारत पे जो है इसकी स्थापना साल 2018 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और भारत पे के सीईओ हैं नलिन नेगी। क्या नाम है? नलिन नेगी।
भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में कैश फ्री पेमेंट्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इनके साथ ये मिलकर ग्लोबल कलेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफर करेंगे। मतलब एक ग्लोबल कलेक्शन नाम की ये एक सर्विस देने जा रहे हैं जो कि दुनिया भर के एक्सपोर्टर्स के लिए होगी। तो ये जो बैंक है ये है यस बैंक। अब यस बैंक का कहना है कि अगर आप एक्सपोर्ट करने का कोई व्यापार करते हो, मतलब कोई भी चीज़ मान लीजिए आप अपने देश में बनाते हो और दूसरे देशों में आप व्यापार करते हो, उन्हें बेचते हो, तो इस केस में आपको बहुत सारे गेटवेज में ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो उन सभी ड्यूटीज़ को पे करने के लिए इन्होंने कैश फ्री पेमेंट सॉल्यूशन के साथ पैक्ट साइन किया है। तो इनका कहना है कि इसमें कमीशन बहुत कम आपको देना पड़ेगा और आपकी जो पेमेंट है वो कम टाइम में भी हो जाएगी। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है प्रशांत कुमार। कौन है प्रशांत कुमार? एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है के शैलजा ने। सवाल ये उठता है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं शैलजा जी, ये हैं कौन? ये दरअसल एक जर्नलिस्ट भी थी। इसके अलावा ये कोची पाइनल फाउंडेशन की सीईओ भी हैं। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो अब है क्या कि इस बुक में इन्होंने दरअसल अपनी वही पूरी जर्नी लिखी हुई है और स्पेशली इन्होंने फोकस किया है अपनी पॉलिटिकल लाइफ को। ठीक है। तो ये किताब इन्हीं के ऊपर लिखी हुई है। इस किताब को इन्होंने मंजू सारा राजन के साथ मिलकर लिखा हुआ है। ये किताब अभी हाल ही में और लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये भारत सरकार के जितने भी अभी हाल फिलहाल में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में लिखी गई किताब है। और साथ में इसमें तुलना करी गई है कि पिछले 75 वर्षों में तब से लेकर अभी तक में क्या क्या बदलाव आया गया है। तो ये जो किताब है, ये किताब अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कांत सीनियर आईएएस अधिकारी थे, तो ये रिटायर भी हो चुके हैं। इवन ये नीति आयोग में सीईओ के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो इनकी किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। 12 तारीख के करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से राज्य के अंदर 5,500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की स्थापना करी गई है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को सौगात दी है 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की। ये जो 5500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं, इसकी मदद से राजस्थान के अंदर 4 नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे और 3 रेल प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। ठीक है। तो ये पूरा है इसका मेन मकसद, राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली आप बोल सकते हो ये लॉन्च किया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री। इनमें से कौन सा राज्य है जो कि बच्चों को डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्ड देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। यूपी भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाकर दिया है। अब देखिए है क्या, पहली फेज में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अभी इसे चेक करके देखा जा रहा है। तो है क्या कि लखनऊ स्मार्ट सिटी से इसको लॉन्च किया गया है। लखनऊ के जो म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, जैसे कि पहला हो गया अमीनाबाद इंटर कॉलेज, जहां पर इसको अप्लाई किया गया है। दूसरा हो गया कश्मीरी मोहल्ला मॉन्टेसरी स्कूल और तीसरा हो गया कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज। इन तीनों स्कूलों में टोटल 1765 बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। मतलब अब हेल्थ कार्ड लेकर उन्हें हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स के ही मोबाइल पे ही चला जाएगा सीधे डिजिटल हेल्थ कार्ड, और उनके पेरेंट्स जो है स्कूल में उनके जो हेल्थ चेकअप्स होंगे वो घर बैठे देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक और चीज़ भी जोड़ी गई है। योगी सरकार का कहना है कि इस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत हर एक बच्चे को 25,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में फ्रॉड मैसेजेस को रोकने के लिए, या आप बोल सकते हो मैसेजेस से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन बनाया है? तो ये कंपनी है एयरटेल। तो एयरटेल अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले जो मैसेजेस हैं उनसे निपटने के लिए एक एआई सॉल्यूशन दे रही है। और भारतीय एयरटेल जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। कौन है गोपाल विट्ठल? इसके चेयरपर्सन है सुनील भारती मित्तल। और बेसिकली अगर आपको बता दूं तो ये जो एयरटेल है, एयरटेल इसका ड्राई रन कर रही है, एक तरीके से टेस्टिंग कर रही है एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर। अभी हाल ही ने रूस ने अपना विजय दिवस परेड मनाया। तो इस बार कौन सा संस्करण इन्होंने मनाया? इस बार रशिया ने 78वां विक्ट्री डे परेड अपनी मनाई है। ठीक है, ये परेड क्यों मनाई जाती है? पहली चीज तो ये आप समझो, इस परेड को हर वर्ष 9 मई के दिन मनाया जाता है। और कहाँ पर? रशिया की कैपिटल मॉस्को में रेड स्क्वायर चौराहा है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहीं पर यह परेड निकाली जाती है। अब ये परेड क्यों निकाली जाती है? दरअसल 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो रहा था तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन, मतलब जो रशिया हुआ करता था, इन्होंने नाजी जर्मनी को हराया था। तो एक तरीके से उस जीत की खुशी में, और जो भी रशियन सोल्जर इसमें शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसियान जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान का 42वां समिट इंडोनेशिया में स्टार्ट हुआ। इसकी थीम क्या है इस बार की? इस बार की इसकी थीम है आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। और इसमें G20 को भी फैच किया गया। G20 के मेन मुद्दों को भी इस बार यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो इसको जो लीड कर रहे हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जुड़े हुए जितने भी देश हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश भी यहाँ पर G20 के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बात कर रहे हैं। और आसियान के तो अपने मुद्दे हैं ही हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 27वीं मीटिंग की अध्यक्षता करी। कौन से शहर में? तो इस बार इस मीटिंग को आयोजित किया गया भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। और इस मीटिंग के अंतर्गत आने वाले टाइम में भारत सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया गया कि भारत सरकार आगे क्या क्या कदम उठाएगी। इवन इतना ही नहीं, जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है उसको लेकर भी कंसर्न यहाँ पर डिस्कस किया गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके की जो भी मीटिंग होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग, उसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री ही करते हैं। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इन मीटिंग्स को को चेयर कौन करता है, तो को चेयर इसको हमेशा आरबीआई के गवर्नर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, शक्तिकांत दास बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इनमें से कौन से बैंक के ऊपर 1.73 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है? यह पेनाल्टी इसलिए लगाई है कि इन्होंने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 का वायलेशन किया है। तो ये है HSBC बैंक। ये जो HSBC है इसको बोलते हैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो इन्होंने आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर एक करारा पेनाल्टी का एक थपेड़ा पड़ा है 1.73 करोड़ का। और इसके अलावा दो सहकारी बैंक भी हैं जिनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। एक तो आपका हो गया भिलाई नागरिक सहकारी बैंक, इनके ऊपर 1.25 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है, 1.25 लाख की। इसके अलावा एक है त्रिचूर, जिसको इसका नाम आपने सुना होगा, त्रिचूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके ऊपर 2 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये इस टाइम आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी शक्तिकांत दास को दिया गया है। अभी हाल ही में HSBC के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अमेरिकन फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच। तो फिच रेटिंग ने 2024 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? तो फिच का कहना है, पहले इनका कहना था कि 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.2% रहेगा। अब इसको घटाकर इन्होंने कर दिया है 6%। ठीक है,
तो आप 6.2% अब भूल जाइए, 6% को ध्यान रखिए। और ऐसा इस वजह से क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत में जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो बाजार में इतने उतार चढ़ाव की वजह से जो 2024 में ग्रोथ है वो घट सकती है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए कितना प्रिडिक्शन दिया है? तो WB वर्ल्ड बैंक ने 6.3% का प्रिडिक्शन अभी भी रखा हुआ है होल्ड पे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में कौन से देश की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए अगले 1 साल के लिए 1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है इसको बढ़ा दिया है? तो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। वैसे भारत सरकार ने $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी हुई थी और इसकी जो समय सीमा थी ये मार्च 2023 तक थी, जो कि अब खत्म हो गई है। तो क्योंकि इनकी समय सीमा खत्म हो गई है और फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी चल रही है श्रीलंका में, तो इसको देखते हुए और एक अच्छे पड़ोसी देश होने के नाते भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इसकी अवधि अगले 1 साल तक और बढ़ाते हैं। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इस पैसे का यूज अगले 1 साल तक और कर सकती है। और श्रीलंका में प्रधानमंत्री कौन है? ये है दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। घाना की कैपिटल है अक्र। सूडान की कैपिटल है खर्तुम और जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ये कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में क्यूबा की कैपिटल हवाना में ट्रिपल जंप इवेंट एथलेटिक्स मीट में मेंस सिंगल में टाइटल अभी हाल ही में जीत लिया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है क्यूबा के अंदर इस इवेंट को जीतकर। इनका नाम है प्रवीण चित्रवेल। क्या नाम है? प्रवीण चित्रवेल नाम इनका, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने रिकॉर्ड पहले ही वाला ब्रेक कर दिया है। 17.37 मीटर से इस बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ट्रिपल जंप में। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रही हैं ये पता है इनका नाम है नरोमोल चाइवई। क्या नाम है? नरोमोल चाइवई। इनको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए डिक्लेयर किया गया है। ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेटर है थाईलैंड की। तो इस बार नरोमोल चाइवई अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रही। अगर आपसे पूछा जाए अप्रैल मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे, तो ये हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी फकर जमान। कौन है? फकर जमान। और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर क्या है? यह है दुबई। और आपको पता है ये फैसला कैसे लिया जाता है कि कौन रहेगा पर्टिकुलर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये फैसला आईसीसी नहीं लेता है। आईसीसी के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पे जो हाल फिलहाल में खिलाड़ी होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनको ऑप्शन एज अ डाला जाता है पोल स्वरूप। तो पूरे दुनिया भर से उस पोल पे वोट्स आते हैं, उस पोल के आधार पर यह फैसला होता है। तो आईसीसी उस पर फैसला नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया कौन से दिन मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया मनाया गया 10 मई को। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है, आपको पता है आर्गेनिया का एक पेड़ होता है बेसिकली, ठीक है? ये अपने आप में एक वनस्पति की प्रजाति है। तो इसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर्गन इकोसिस्टम। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है समारेश मजूमदार। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? लेखक थे, राजनेता थे, थिएटर आर्टिस्ट थे या सोशल वर्कर थे? तो ये एक बंगाली लेखक थे और 79 की एज में मजूमदार साहब का निधन हो गया। इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं, जैसे कि 1967 में इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, उसका नाम था दौर। मतलब बंगाली में दौर बोलते हैं, अंग्रेजी में रन मतलब दौड़, जिसको आप हिंदी में दौड़ बोलते हो, ठीक है? इसके अलावा इनके और भी लेख हैं, जैसे कि एडवेंचर्स ऑफ डिटेक्टिव अर्जुन और एक है उत्तरोधिकार, काल पुरुष। ये सभी बहुत ही प्रख्यात लेख हैं इनके, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी 1984 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनको बंग विभूषण से भी सम्मानित किया है। आनंद अवार्ड और बंकिंग अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। सो व्हाट एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी समारेश मजूमदार साहब का 79 की एज में निधन हो गया। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में यह कौन सी जगह है जिससे हमें वहां के ड्रेनेज सिस्टम
और आर्किटेक्चर के बारे में पता लगता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने पानी का मैनेजमेंट कैसे करते थे, पानी की निकासी के लिए क्या-क्या संसाधन रखते थे, वो आपको बताना है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। 2023 का अगर आप सीजीएल देने जा रहे हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे हमारा जो लाइव कोर्स चल रहा है जीएसजीके का फाउंडेशन। इस बैच की खास बात यह है कि इसको मैंने वीओडी प्लस लाइव बैचेस फॉर्म में लॉन्च किया है। इसमें लाइव क्लासेस साइंस की और मेरी वन लाइनर की तो चली रही हैं। जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी क्लासेस आपको एक ही बार में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्लासेस भी करते चलिए और एक ही बार में थ्योरी क्लास आपको पूरी मिल जाती है इसमें। तो आप इसे अवेल कर सकते हो 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए, केवल सीजीएल ही नहीं, उसके बाद भी लगातार एग्जाम लगे हुए हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आप जीएस में निराश नहीं होंगे। इसके बाद जीएस में कुछ बचेगा ही नहीं, इसके बाद आप बड़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे पर्टिकुलर रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच, पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच, ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।